what will be the direction of heat flow? Okay, how the heat will flow? Energy flows from one point to other. So what is the factor that determines the heat flow? कहाँ से कहाँ तक heat flow करेगा? Okay, suppose there are two bodies, say body A and this is body B. Okay, so suppose इस body का temperature है T1 डिग्री सेल्सियस, इस body का temperature T2 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो हीट किससे, ऐसा तो नहीं है कि जो बड़ा बॉडी है उससे छोटे बॉडी की तरफ हीट फ्लो होगा, ऐसा नहीं है. हीट फ्लो का कौन डिटरमाइन करता है किस डायरेक्शन में हीट फ्लो होगा? टेम्परेचर डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो. ओके, सो वट एवर आई एम टेलिंग यू, आई एम राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ बुलेट पॉइंट्स. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हीट इज ए form of energy. Like sound energy, we have heat energy. Like electricity as an energy, we have heat energy. Okay. Light is also form of energy. Heat is a form of energy. Okay. Now heat is also electromagnetic wave. Okay. Heat energy is electromagnetic wave. Means the direction of heat does not require. The heat flow does not require any material medium, okay, to propagate. सपोज एक जगह से दूसरा जगह का अगर साउंड फ्लो करना है, साउंड को अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो साउंड के लिए मटेरियल मीडियम चाहिए. हीट के लिए ऐसा नहीं चाहिए. ठीक है, हीट कैन फ्लो. दैट इज़ वाई जो सन से जो हीट मेरा अर्थ पे आ रहा है, बीच में वैक्यूम है, देयर इज नो मटेरियल मीडियम बट स्टिल हीट इज फ्लोइंग. ओके, सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ हीट फ्लो. Okay, conduction, convection and radiation. So conduction में material medium होता है. जैसे रॉड को एक तरफ तुमने फर्नेस में, ये सपोज फर्नेस है, इसमें एक तरफ डाल दिया. ओके, तो क्या होगा, पूरा रॉड गर्म हो जाएगा थ्रू कंडक्शन. कंडक्शन मीन्स टच में रहेगा. all the points vibrates and one after other energy transfers through the particles. Okay, टच में रहेगा. कन्वेक्शन मतलब जैसे एक तुमने पानी एक बर्तन में लिया और उसको गर्म कर रहे हो, तो नीचे वाला पानी गर्म होकर ऊपर आ जाता है, फिर ऊपर नीचे, और ऊपर वाला पानी नीचे जाता है, तो एक कन्वेक्शनल करंट फ्लो होता है. ओके, दिस इज कॉल्ड हीट फ्लोज थ्रू द मेथड ऑफ कन्वेक्शन. अच्छा, तो कन्वेक्शन एग्जैक्टली क्या है? कन्वेक्शनल करंट बोला जाता है उसको. कन्वेक्शन मतलब क्या है, जैसे तुम्हारा लैंड एंड वाटर, जैसे सी ब्रिज नाम सुने हो ना, उसमें कैसा होता है कि लैंड अगर वाटर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता या लैंड बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता बिकॉज ऑफ सन रेज इंसिडेंट ऑन इट, तो वहाँ का जो एयर है ना वो हल्का होकर ऊपर चले जाता है, तो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है. तो क्या होगा, समुंदर से, रिवर से, जहाँ से सी ब्रिज से, वहाँ का एयर फिर इधर फ्लो होने लगता है. ओके, तो ये जो फ्लो है, तो जिस जगह पे गर्म हो जाता है वो डिस्प्लेस हो जाएगा. तो जैसे तुमने एक बर्तन में तुमने पानी लिया, वाटर लिया और उसको गर्म कर रहे हो. ठीक है, तो कन्वेक्शनल करंट कैसा है, नीचे वाला जो पानी है, ये जो पानी है ये गर्म हो जाएगा. गर्म होने से क्या ऊपर चले जाएगा, ये पानी भी ऊपर जाएगा. ठीक है, तो फिर क्या होगा, ऊपर वाला पानी फिर नीचे आएगा. ठीक है, दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शनल करंट. सो इस तरह से जब हीट फ्लो हो रहा है, इससे भी पूरा बर्तन का पानी गर्म हो रहा है ना, इस तरह से फ्लो गर्म हो रहा है. इस मेथड को बोला जाता है कन्वेक्शन. सो देयर आर 3 मेथड्स ऑफ हीट फ्लो. वन इज कंडक्शन, जिसमें टच में रहेगा, जो तुमने सही बोला, कंडक्शन. सेकेंड इज कन्वेक्शन, एंड थर्ड इज रेडिएशन. रेडिएशन के लिए हमको कोई मटेरियल मीडियम का ज़रूरत नहीं है. जिस तरह से सन से अर्थ में, दिस इज अर्थ, तो सन का जो धूप है, जो हॉटनेस है, वो हमारे पास आ रहा है यहाँ पर. सो दिस इज बाय द मेथड ऑफ रेडिएशन ये होता है. ओके, नाउ हीट समझाते हमने तुमको और एक चीज़ बोला कि टेम्परेचर डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो.
temperature determines, ये कॉन्सेप्ट पहले समझ लो. टेम्परेचर डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो. तो हीट कहाँ से कहाँ तक फ्लो करता है? हीट फ्लोज फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर. सो हीट फ्लोज फ्रॉम द बॉडी at higher temperature to the body at lower temperature. ठीक है. ये तो क्या होगा, जिस बॉडी के पास ज़्यादा टेम्परेचर है वो धीरे धीरे वो ठंडा होते जाएगा, और जिसके जो थोड़ा कोल्ड है वो उसका टेम्परेचर बढ़ते रहेगा ना. सो नॉर्मली क्या होता है कि व्हेन द बॉडी गेन्स इट द रिजल्ट इज राइज इन टेम्परेचर. ओके. एंड व्हेन द बॉडी लूजेस इट द रिजल्ट इज लॉस ऑफ टेम्परेचर. करेक्ट. So what is the difference between temperature and heat? So temperature is the effect of heat. Okay. So we can say that temperature is actually temperature is the effect of heat. Effect of heat. More is the heat, higher will be the temperature. Okay. Temperature is the external manifestation of heat. Temperature is external manifestation. What do you mean by external manifestation? Manifest करना मतलब बाहर से उसको manifest करना मतलब बाहर से उसका रिफ्लेक्शन करना, बाहर से दिखता है. manifest करना मतलब तो किसी बॉडी में ज़्यादा हीट है ये कैसे पता चलता है? वो टेम्परेचर से पता चलता है. तो टेम्परेचर क्या करता है? एक्सटर्नली मैनिफेस्ट करता है, एक्सटर्नली एक्सप्रेस करता है. मैनिफेस्ट करना मतलब एक्सप्रेस करता है कि इस बॉडी में ज़्यादा हीट है. जैसे तुम अगर टच करोगे, ओ टेम्परेचर फिर आई मतलब बहुत ज़्यादा हीट है. तो हम क्या करते हैं, कोई भी गर्म चीज़ तुरंत तो नहीं पकड़ते, तो थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं ना. मैनिफेस्टेशन ऑफ हीट. So, heat is the cause. These are the difference. Heat is the cause. Heat के लिए टेम्परेचर है, ठीक है ना. एंड टेम्परेचर इज इट्स इफेक्ट. तो इस तरह से हम टेम्परेचर और हीट के बारे में डिफरेंस पता करते हैं. टेम्परेचर इज इट्स इफेक्ट. सो व्हेन ए बॉडी गेन्स, when a body gains heat, the result is rise in temperature. The result is rise in temperature. And vice versa. Vice versa means when the body loses its, the result is fall in temperature. So the degree of hotness, or coldness, जो भी बोलो, hotness is measured by temperature, is expressed by temperature, is measured by temperature. देखो टेम्परेचर एनर्जी नहीं है, ठीक है ना. हीट इज एनर्जी. तो हीट को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या क्या यूनिट है? फ़ारेनहाइट? नो, फ़ारेनहाइट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर. हीट को मेजर करने के लिए हीट इज मेजर्ड बाय, हीट का यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ हीट जूल. न्यूटन? जो भी है ना, नो नॉट न्यूटन. अच्छा ओके. ओह हाँ, न्यूटन तो हो गया फोर्स का यूनिट. सॉरी, एनर्जी का. वर्क का जो यूनिट है ना, जो वर्क का यूनिट है वही एनर्जी का यूनिट है. एंड वर्क इज फोर्स इनटू डिस्टेंस. तो न्यूटन
मीटर, इसको जूल कहा जाता है. हाँ हाँ. सो दिस इज द यूनिट ऑफ हीट. जूल हम कैलोरी से भी हीट को डिटरमाइन करते हैं. कैलोरी है ना, बोलते हैं ना इसमें इतना कैलोरी है, अंडा में इतना कैलोरी है, मीट में इतना कैलोरी है, प्रोटीन में इतना कैलोरी है, समोसा में इतना कैलोरी है. सो दिस इज व्हाट, दिस इज द हीट. कितना हीट है, दिस इज कैलोरी इज द unit of heat. Okay. And what is the difference? Joule is the SI unit of heat. 1 calorie is equal to 4.2 joule. Calorie equal to 4.2 joule. This is the relation between joule and calorie. Temperature का unit क्या है? जैसे तुम्हारा बुखार हुआ तो हम कैसे करते हैं? फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं. डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस. ठीक है. और एक स्केल है डिग्री र्यूमर. तो र्यूमर इज अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर जिससे हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं. समझा. तो देयर आर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर. वन इज डिग्री फ़ारेनहाइट, अदर इज डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री र्यूमर. अभी टेम्परेचर को हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे अभी इसके बाद तुम गैस लॉज पढ़ोगी है ना, तो वहाँ पर टेम्परेचर को हम लोग एब्सोल्यूट स्केल में डिफाइन करते हैं. व्हाट इज एब्सोल्यूट स्केल? टेम्परेचर कितना ज़्यादा हो सकता है ना, इसका कोई लिमिट नहीं है. जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब या हाइड्रोजन बॉम्ब किधर एक्सप्लोड हुआ तो टेम्परेचर तो फ्यू लाख डिग्री सेल्सियस, 3 लाख 4 लाख डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है. सन का कोर का जो टेम्परेचर है वो फ्यू लाख डिग्री सेल्सियस है. तो कितना ज़्यादा होगा टेम्परेचर उसका लिमिट नहीं है लेकिन एक लिमिट है कि कितना कम हो सकता है. मिनिमम इससे और ठंडा नहीं हो सकता, इससे और टेम्परेचर कम नहीं हो सकता है, ऐसा लिमिट है. तो व्हाट इज़ द मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर इन आवर यूनिवर्स दैट इज़ पॉसिबल? दिस टेम्परेचर इज़ -273 डिग्री सेल्सियस. ये जो टेम्परेचर ना, दिस इज मिनिमम टेम्परेचर पॉसिबल. ओके, फिर मैं लिख के देता हूँ मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर. साइंटिस्ट तुम आगे जब पढ़ोगे हायर स्टडीज़ में तुम देखोगे इससे कम भी अगर टेम्परेचर हो जाता है ना, और कुछ जगह पे और 273.15 ऐसा कुछ लिखता है, बट लेट अस एज्यूम दैट -273 इज मिनिमम. इससे कम क्यों नहीं होता? क्योंकि इससे अगर कम होने लगेगा ना तो गैस का वॉल्यूम नेगेटिव में जाएगा. तो नेगेटिव वॉल्यूम तो हो नहीं सकता. अच्छा, मतलब होगा ही नहीं इससे कम. वॉल्यूम मीन्स स्पेस ऑक्यूपाइड ना. तो इसलिए हम लोग ने ये कंसिडर किया कि क्योंकि जितने भी गैस लॉज है ना, जहाँ पर टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का रिलेशनशिप है, वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने से गैस का वॉल्यूम बढ़ते रहता है. ठीक है ना. तो वहाँ पर हम लोग एक जगह पे आके देखा कि भाई अगर -273 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा ना तो फिर नेगेटिव हो जाएगा. इसलिए इस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं मिनिमम टेम्परेचर पॉसिबल. इसको ही बोला जाता है एब्सोल्यूट जीरो. एब्सोल्यूट जीरो. सो व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो? इट इज़ द मिनिमम टेम्परेचर पॉसिबल इन आवर यूनिवर्स इज -273 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. इसको हम क्या बोलते हैं? 0 डिग्री केल्विन. 0 डिग्री केल्विन, केल्विन स्केल बोलते हैं. तो मान लो कि जैसे अभी नॉर्मली स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसको हम लोग STP NTP बोलते हैं ना. STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर. ठीक है. तो नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है सपोज, है ना. तो हमारा मान लो कि सपोज हमने 20 अभी का अगर टेम्परेचर मान लो टेम्परेचर रूम का टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस है. बहुत कम नहीं हो गया? कितना हो गया? चलो अभी तुम बोलो. अभी टेम्परेचर कितना है? अराउंड 41-42 तो होता है यार मुंबई में. नहीं अभी अराउंड टुडे व्हाट इज टेम्परेचर राइट नाउ? 32 ले लो. 32 डिग्री. चलो 32 डिग्री सेल्सियस. सो इसको अगर मैं केल्विन में कन्वर्ट करूँगा ना तो 32 + 273 करना पड़ेगा. समझा. तो इस कितना हो जाएगा? 5
7 3 10 0 1 3 305 Kelvin. So 32 degrees Celsius is 305 Kelvin. So similarly अगर किसी का मान लो कि 300 केल्विन दिया हुआ है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो. तो क्या करोगे, केल्विन में अगर दिया हुआ टेम्परेचर -273 डिग्री, ठीक है. सो अगर मुझे डिग्री सेल्सियस से केल्विन में लेके जाना है तो 273 ऐड करना पड़ेगा. अगर केल्विन से हमको सेल्सियस में लेके आना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 273 माइनस करना पड़ेगा. सो 30 केल्विन, 300 केल्विन मीन्स 27 डिग्री सेल्सियस. क्लियर? ओके. अभी तो हीट और टेम्परेचर का जो डिफरेंस है ना, वो तुमको पता चलना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस. हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट फ्लोज फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर. Calorie, joule are the unit of heat. Okay. The methodology of heats are conduction, convection and radiation. Conduction, convection में material medium का जरूरत पड़ता है, but radiation में इसका जरूरत नहीं पड़ता है. Okay. Heat flows in the form of electromagnetic wave. Okay. 2 मिनट. तो कन्वेक्शन में क्या बोलते हैं, टच में नहीं रहना पड़ता है. क्यों टच में? तो ये जो एयर फ्लो हो रहा है या फिर वाटर फ्लो, टच में ही तो है. मटेरियल पार्टिकल का प्रेजेंस जरूरी है कन्वेक्शन के लिए. अरे नहीं, जैसे कंडक्शन में देखो, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन में क्या डिफरेंस है मैं बताता हूँ. मान लो कि ये मेरा एक फर्नेस है, ठीक है. एक फर्नेस है जहाँ पर हीट, दिस इज द हीट रिजर्वायर, हीट प्रोड्यूस कर रहा है. ये फर्नेस है. यहाँ पर मैंने क्या किया, एक आयरन का रॉड रख दिया. और क्या करो तुम, यहाँ पर एक टेम्परेचर, एक थर्मोमीटर डालो. थर्मोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स टेम्परेचर. यहाँ पर एक थर्मोमीटर डालो T2, यहाँ पर एक थर्मोमीटर डालो T3, ठीक है. अभी तुम देखना, शुरू में जब हमने जब मान लो कि इसका जो भी इसको हीट जनरेट हो रहा, तो शुरू में तीनों का टेम्परेचर सेम रहेगा, है ना. जो रॉड का टेम्परेचर है, दिस इज आयरन रॉड सपोज, है ना. तो धीरे धीरे तुम देखोगे टेम्परेचर सबका बढ़ने लगेगा, क्योंकि हीट क्या हो रहा, इस एंड का टेम्परेचर कम है तो हीट ऐसे फ्लो हो रहा. तो T1 का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा आफ्टर सम टाइम ना. T1, T2, T3 एक नहीं हो जाएंगे आफ्टर सम टाइम? नहीं, क्योंकि क्या है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डिफरेंट है ना, डिफरेंट है. तो कुछ देर के बाद जब स्टेडी स्टेट आएगा तो T1 भी, पहले तो क्या होगा, स्टेडी स्टेट के पहले तीनों थर्मोमीटर का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा. अच्छा, ठीक है. उसके बाद तीनों का टेम्परेचर अलग रहेगा लेकिन कांस्टेंट हो जाएगा. अच्छा, मतलब T1 विल बी मोर देन T2 एंड T2 विल बी मोर देन T3. ठीक है. क्यों? बिकॉज इन दोनों में एक डिस्टेंस है ना. इसको बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट. दैट इज द विद डिस्टेंस द टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग. ठीक है. समझो. तो ये हम लोग जब हम एक्चुअली प्रॉपरली 11th स्टैंडर्ड में कंडक्शन, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल ये सब पढ़ेंगे ना, तब हम वहाँ पर पढ़ते हैं कि भाई हाउ द हीट फ्लोज, व्हाट आर द फैक्टर दैट डिटरमाइंस हीट फ्लो. ओके. किस जैसे एक रॉड में अगर हीट फ्लो होगा तो किस पैरामीटर के ऊपर, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, हीट सोर्स से जिस पॉइंट ऑफ मेजरमेंट है उसका डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा. ठीक है ना. तो ये सब हम उस समय पढ़ेंगे. बट दिस इज प्योरली अ मेथड ऑफ कंडक्शन बाय व्हिच द मटेरियल पार्टिकल इज कंडक्टिंग. ये इस पार्टिकल में हीट जा रहा, ये वाइब्रेट कर रहा, इसका हीट इसमें ट्रांसफर हो रहा. सिमिलरली ये अपना मीन पोजीशन में रह के, जैसे ये मीन पोजीशन में रह के एनर्जी को ट्रांसफर कर दे रहा. दे आर नॉट लिविंग देयर पोजीशन, ईच पार्टिकल्स, okay, in their respective position. They are not leaving their position, but they are remaining in their position. They will vibrate and transfer the heat to the next particle. ये vibrate करेगा, इसका heat next particle को दे देगा, ये vibrate करेगा next particle को. तो इस टाइप का जब when the particle transfers their heat
without leaving their mean position, without leaving their position. This method is called the conduction. कन्वेक्शन में क्या होता है कि चलो भाई, ये मैंने इस बर्तन में पानी लिया था, तो हमने इसको गर्म कर दिया. जैसे मैंने इसको हीट किया, तो क्या हो गया, नीचे वाला पानी सबसे ज़्यादा गर्म होगा. तो जैसे ही गर्म होगा तो अभी ये क्या हो जाएगा, गर्म होने से उसका डेंसिटी कम हो जाएगा. डेंसिटी कम हो जाएगा तो हल्का हो जाएगा, हल्का होगा तो ऊपर जाएगा, है ना, ये जाएगा. अभी एक जगह तो खाली तो नहीं रह सकता ना. ऐसा तो नहीं होगा नीचे का पानी खाली होगा, ऊपर का पानी, ऐसा तो नहीं होगा. तो ऊपर का पानी क्या होगा, नीचे आ जाएगा. दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शनल करंट. ये तो हमारा अभी इतना डिटेल में तो नहीं है, बट तुमने पूछा कन्वेक्शनल करंट. करंट मतलब वो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट नहीं है, फ्लो को करंट बोला जाता है. ठीक है ना, क्लियर है. कन्वेक्शन में भी मटेरियल पार्टिकल का जरूरत पड़ता है, बट कंडक्शन एंड कन्वेक्शन में क्या डिफरेंस है. दिस इज कंडक्शन, दिस इज कन्वेक्शन. तो कन्वेक्शन में क्या डिफरेंस है कि मटेरियल पार्टिकल लीव्स देयर पोजीशन एंड कैरी द एनर्जी. कंडक्शन में मटेरियल पार्टिकल डज नॉट लीव देयर पोजीशन टू ट्रांसफर देयर एनर्जी. एंड रेडिएशन में तो चलो सोर्स ऑफ हीट से इन टर्म्स ऑफ फोटोन एनर्जी कैरी करता है, दूसरे जगह पे पहुंचता है. करेक्ट. सो रेडिएशन. तो हमको एक क्वेश्चन पूछता है कि भाई ये जो थर्मोफ्लास्क है ना, थर्मोस है ना, थर्मोफ्लास्क. सो व्हाट इज दिस. ये एक ऐसा डिवाइस है थर्मोफ्लास्क. हॉट कोल्ड. हाँ, हॉट अगर टी रखो, कॉफ़ी रखो तो हॉट रहेगा. कोल्ड है तो बहुत देर तक वो कोल्ड रहेगा. तो ये वैक्यूम है ना बीच में. हाँ, तो कैसे मतलब देखो, कोई अगर गर्म चाय अगर दे के जाएगा तो कुछ देर के बाद वो ठंडा हो जाएगा. हाँ, तो पहले क्यों ठंडा हो जाता है बताओ. क्योंकि बाहर का टेम्परेचर हीट लूज हो जाता है. हाँ, टू स्टेबलाइज, मतलब टू मैच बाहर का टेम्परेचर को मैच करने के लिए. तो थर्मोफ्लास्क में ऐसा क्या करते हैं हम लोग कि बीच में वैक्यूम डाल देते हैं, मतलब चलो, कुछ नहीं होता है. चलो, तो थर्मोफ्लास्क का जो वॉल है, वो बीच में क्या होता है, एक वैक्यूम रहता है, एक चेम्बर रहता है. ठीक है. वैक्यूम करने के लिए क्या है, यहाँ पर मेरा ऐसा लाइनिंग रहता है. ठीक है. तो यहाँ से मैं एयर को शक कर लेता हूँ, इसको वैक्यूम क्रिएट कर देता हूँ. तो वैक्यूम करने से क्या होता है, कंडक्शन कन्वेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं. वैक्यूम मीन्स नो पार्टिकल. सो बाय क्रिएटिंग ए वैक्यूम, what it does, it stops the flow of heat from thermoflask to the surrounding. ये सराउंडिंग, ये थर्मोफ्लास्क है. दिस इज थर्मोफ्लास्क. ओके. तो थर्मोफ्लास्क से ये सराउंडिंग है मेरा, ये समझ लो. बाकी तुम क्वेश्चन आंसर जैसे लिखना है लिखना. तो हम क्या करते हैं, वैक्यूम क्या करता है, क्या क्या प्रिवेंट करता है. कंडक्शन को प्रिवेंट कर दिया, कंडक्शन को प्रिवेंट कर दिया. चलो, कंडक्शन नहीं हो सकता, कन्वेक्शन को प्रिवेंट कर दिया. ओके. चलो, और ये तो दो प्रिवेंट हो गया. तीसरा, अभी रेडिएशन को भी तो प्रिवेंट करना है. तो वो कैसे करते हैं हम लोग, तभी तो. और इसमें एयर टाइट, ये इसका जो बोतल का जो ढक्कन है ना, बहुत अच्छा से सॉलिड करके लगाया जाता है. ठीक है. अभी बोलो, अगर तीनों प्रोसेस को स्टॉप करना है तभी ना एक्सचेंज ऑफ हीट सराउंडिंग से कम होगा. ठीक है. थर्मोप्लाज्म में अगर तुम अभी रखा 48 आवर्स के बाद खोलोगे तब तो फिर उसका हॉटनेस या कोल्डनेस में फ़र्क पड़ेगा. जो इनिशियल टेम्परेचर था वो नहीं रहेगा. बट एटलीस्ट नॉर्मल जो डिग्री ऑफ लूज जो होता है हीट एक्सचेंज का जो रेट रहता है, वो तो कम से कम हम स्लो डाउन रिटार्ड कर देते हैं. 24 आवर्स तक तो होता ही है. हाँ, तो कैसे, तो इसका मतलब रेडिएशन को भी हमको प्रिवेंट करना पड़ता है. कैसे, हाउ. सी, रेडिएशन को प्रिवेंट करने के लिए दो काम करते हैं. तो इसका जो एक्सटर्नल सरफेस, ये देखिए, कभी तुम थर्मोफ्लास्क ओपन करके देखो, अगर ये खुलता है ना तो देखना इसका जो सरफेस है ना बहुत पॉलिश्ड रहता है, हाईली पॉलिश्ड. अच्छा, तो ऐसे हाईली पॉलिश सरफेस क्या रहेगा, ये शाइनिंग सरफेस रहता है. शाइनिंग सरफेस या शाइनिंग और पॉलिश्ड सरफेस. इससे क्या होगा, अगर बाहर का हीट आने का भी कोशिश करेगा ना तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा.
तो साइनिंग सर्विस क्या करता है, हीट को एक्सचेंज नहीं होने देता। बाहर का हीट आएगा ना तो उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, अंदर का हीट को भी वो प्रिवेंट कर देगा, इनसाइड ही रखेगा, ठीक है। सो बाय मेकिंग द इनर वॉल पॉलिश्ड, ओके, देखा ना थर्मोप्लास्ट का अंदर में हाँ, से झाँक के देखा देखो है। कितना पॉलिश रहता है। तो बाहर तो ठीक है, चलो भाई कंडक्शन कन्वेक्शन, बट अंदर वाला सरफेस का पॉलिश होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या करेगा, मुझे रिफ्लेक्शन करके हमको रेडिएशन को रिड्यूस कर देगा। रेडिएशन को एकदम मतलब जीरो तो नहीं कर सकता, तो रेडिएशन को रिड्यूस कर सकता है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जो तीनों जो रास्ता था हीट का एक्सचेंज होने का, तीनों को हम रोक दिए। रेडिएशन रोक नहीं सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो इसलिए धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बाहर का जैसा हो जाता है। ओके, सो यू अंडरस्टूड व्हाट इज़ हीट, व्हाट इज़ टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, अभी देखो टेम्परेचर में जो दो स्केल है ना, 1 डिग्री सेल्सियस है और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है। तो इन दोनों में एक रिलेशनशिप है। मान लो तुमको जैसे बोलेगा कि व्हाट इज़ योर बॉडी टेम्परेचर, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। अच्छा, वेयरएज जब वाटर बॉयल करता है तो कितना डिग्री में बॉयल करता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर ना, दिस इज़ अबाउट 36 डिग्री सेल्सियस के लगभग, ठीक है। इसका मतलब फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में लेके जाने के लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है। ये फार्मूला का डेरिवेशन हम लोग स्टैंडर्ड 11 में करेंगे, जब हम तुमको ये पढ़ाएंगे कि भाई थर्मोमीटर में स्केलिंग कैसे किया जाता है। जैसे आइस में डुबोने से जहाँ तक वो मरकरी चढ़ा उसको लोअर फिक्स पॉइंट बोलते हैं, फिर स्टीम बाथ में उसको डुबाया जाता है तो जहाँ तक वो मरकरी चढ़ा उसको अपर फिक्स पॉइंट बोलते हैं। फिर डिग्री सेल्सियस में 100 इक्वल इंटरवल करते हैं, तो इस डिवीज़न को 1 डिग्री सेल्सियस बोला जाता है। फ़ारेनहाइट में 180 या जो भी है डिवीजन्स होता है, उसको फिर हम लोग लोअर फिक्स पॉइंट अपर फिक्स पॉइंट के बीच में हम लोग मार्क करते हैं ना। सो नाउ फॉर द टाइम बीइंग अभी तुम खाली इतना याद रखो कि तुम्हारे पास जो डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट के बीच का जो रिलेशन है ना, ये फार्मूला से तुमको आ जाएगा, C/5 इज इक्वल टू F-32/9। ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। C/5 is equal to F-32. मान लो मैंने बोला कि नाउ द टेम्परेचर इज 104 डिग्री 104 फ़ारेनहाइट। मैक्सिमम बुखार जो चढ़ता है ना, मान लो 104 हो गया तुम्हारा, तो सेल्सियस में एक्सप्रेस करो, तो हम क्या करेंगे, C/5 इज इक्वल टू F के जगह पे क्या करेंगे, F इज 104, F के जगह 104 लिखेंगे 32/9, और C इक्वल टू 5 उधर से क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इस तरफ चला जाएगा, तो 3 - 4 - 2 इज 2, 3 7 72/9 इंटू 5 हो गया 8, तो 5 8 से 40, सो इट इज़ 40 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। सो नाउ सिमिलरली अगर मान लो कि मुझे बोला कि भाई रूम का टेम्परेचर अभी जैसे 50 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया, इसको फ़ारेनहाइट में एक्सप्लेन करो, तो मेरा C/5 इज इक्वल टू F-32/9 वाला फार्मूला है, ठीक है। ये क्वेश्चन तुमको पूछेगा एग्जाम में अभी सेकेंड टर्म में, ठीक है। क्या C, तो यहाँ पर C इक्वल टू गिवन 50, F इक्वल टू दिस टू बी डिटरमाइंड, तो 50/5 इक्वल टू F-32/9, 10, तो 9 इंटू 10 इज 90, और ये 32 इधर आ जाएगा ना, F टू 122 डिग्री से 122 फ़ारेनहाइट है ना, ये हो गया क्लियर। तो अभी तुम एक स्केल से दूसरे स्केल में लेके जा सकते हो, फ़ारेनहाइट में दिया है तो सेल्सियस। अच्छा, अगर तुमको बोलेगा कि भाई 50 डिग्री सेल्सियस है, तो व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन केल्विन, तो सेल्सियस में 50 है, केल्विन में करना है, तो क्या करेंगे, 50 के साथ 273 ऐड करेंगे ना,
देन 273 ऐड कर देने से मेरा केल्विन में आ जाएगा, ठीक है। तो 323 केल्विन हो गया मेरा स्केल, केल्विन स्केल में इसका टेम्परेचर हो गया 323। क्लियर हुआ? क्लियर। चलो अभी हम कुछ ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे।